सोचिए अगर एक दिन पूरे शहर को खाली करा दिया जाए क्योंकि जमीन के नीचे एक ऐसा बॉम्ब मिला है जो किसी भी पल फट सकता है। हजारों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हों, पुलिस सड़कों को बंद कर चुकी हो, आर्मी के सबसे बड़े बॉम्ब एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हों, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी न हो कि असली खतरा बम नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स की एक ऐसी रॉबरी है जो उसी समय उनके सामने हो रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस रॉबरी में चुराए जाने वाले हैं लाखों नहीं बल्कि लगभग 30 मिलियन डॉलर्स के ऐसे हीरे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर करोड़ों का कैश भरा पड़ा है और कुछ लोग शहर में फैले डर और अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपचाप उसे समेट रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे राज खुलते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि जिस बॉम्ब को सभी असली समझ रहे हैं उसके पीछे भी एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है। हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा चौंकाने वाला है। आखिर कौन है ये लोग जो पूरे शहर को बेवकूफ बनाकर करोड़ों डॉलर लेकर गायब होने वाले हैं? क्या बॉम्ब सच में फटेगा? असली हीरे किसके पास जाएंगे और कौन आखिरी समय में सबसे बड़ा धोखा देगा? यकीन मानिए इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट जानने के बाद आप कुछ सेकंड तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। कहानी की शुरुआत में कुछ मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई का काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी मशीन जमीन के नीचे दबे हुए एक बहुत बड़े बॉम्ब से टकरा जाती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये बम किसी भी समय फट सकता था और उसके धमाके से आसपास का पूरा इलाका तबाह हो सकता था। इंसिडेंट साइट से ली गई तस्वीरें तुरंत आर्मी के बॉम्ब डिफ्यूजल करने वाले एक्सपर्ट ट्रांटर को भेजी जाती हैं। जैसे ही ट्रांटर उन तस्वीरों को देखते हैं वह हालात की गंभीरता समझ जाता है। बिना समय गंवाए वह अपने साथियों को आदेश देते हैं कि 800 मीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा बनाया जाए और साथ ही आसपास रहने वाले सभी लोगों को तुरंत वहां से निकाला जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अच्छे तालमेल की वजह से पूरा इलाका बहुत जल्दी बंद कर दिया जाता है। पुलिस सड़कों पर तैनात हो जाती है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाने लगता है। कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र लगभग खाली हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक अपार्टमेंट की एक खास जगह पर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो बाकी हालात से बिल्कुल अलग था। उस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद थे। पर्दे भी कसकर लगाए गए थे ताकि अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई ना दे सके। कमरे के अंदर मौजूद कुछ ताकतवर आदमी आर्मी के ऑर्डर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन ये लोग अपनी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बाहर मौजूद खतरे की कोई परवाह ही नहीं है। उनका यह अजीब व्यवहार पास में रहने वाले रहीम का ध्यान खींच लेता है। उसे यह सब काफी सस्पिशियस लगता है। हालांकि उस समय उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी काम अपने परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाना था। इसलिए रहीम जल्दी से अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद ट्रेंटर अपनी टीम के साथ तेजी से इंसिडेंट साइट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह कंस्ट्रक्शन वर्क के इंचार्ज से मिलते हैं और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। जब ट्रेंटर को जरूरी जानकारी मिल जाती है तो वह तुरंत बॉम्ब को डिफ्यूज करने का प्लान बनाने लगते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह बॉम्ब आकार में उसी बम जैसा है जिसे 2 साल पहले एक्सिटर में डिस्ट्रॉय किया गया था। सभी लोग मिलकर सबसे सुरक्षित उपाय पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी इमरजेंसी प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह सबको याद दिलाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ठीक नीचे 400 किलोवोल्ट की मेन बिजली लाइन गुजर रही है। इसका मतलब यह था कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने से पहले पूरे इलाके की बिजली बंद करनी पड़ेगी। अगर किसी कारण से धमाका हुआ और बिजली की लाइनें नष्ट हो गईं, तो उसके बाद कई दूसरी दुर्घटनाएं भी हो सकती थीं, जिनसे भारी नुकसान होने के चांस थे। इसके बाद रोबोट ऑपरेटर सावधानी से बॉम्ब डीएक्टिवेटेड करने वाले रोबोट को आगे बढ़ाता है। कैमरे से आने वाली तस्वीरों को देखकर ट्रांटर नोटिस करते हैं कि बॉम्ब का मेन हिस्सा जमीन के काफी अंदर दबा हुआ है। इसके अलावा उसके आसपास का पूरा एरिया गंदे पानी से भरा हुआ था। स्थिति को देखते हुए ट्रांटर समझ जाते हैं कि बॉम्ब तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने से पहले सारा जमा हुआ पानी निकालना जरूरी है। इसलिए उनके आदेश पर सैनिक बहुत सावधानी से एक सक्शन पाइप उस पानी में नीचे उतारते हैं ताकि वहां जमा पानी को बाहर निकाला जा सके। पानी निकालने का काम पूरा होने के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम शुरू हो जाता है। इसी समय पूरे इलाके की बिजली भी बंद कर दी जाती है। आसपास की सभी सड़कें खाली करा दी जाती हैं और हर चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति या वाहन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वही 4 आदमी जिनका व्यवहार पहले से ही सस्पिशियस था अब अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। वे सभी सुरक्षा वाले कपड़े पहनते हैं और तेजी से अपार्टमेंट की बेसमेंट की तरफ उतर जाते हैं। वहाँ उन्होंने पहले से ही अपने काम के लिए जरूरी सभी इक्विपमेंट छिपा कर रखे हुए थे। इस
बेसमेंट की एक दीवार के ठीक दूसरी तरफ बैंक का वॉल्ट मौजूद था। अब उनकी असली योजना साफ हो चुकी थी। वे बॉम्ब की वजह से बने इस हंगामे का फायदा उठाकर बैंक का सारा पैसा लूटना चाहते थे। इसीलिए समय बर्बाद किए बिना वे अपने काम में लग जाते हैं। चारों लोग अपने अपने काम बहुत साफ तरीके से बांट लेते हैं। उनमें से एक आदमी बाहर सड़क पर जाकर निगरानी रखने वाला कैमरा भी लगा देता है। इसके बाद वह एक जनरेटर चालू करता है, जिसे पहले से ही एक डस्टबिन के अंदर छिपाकर रखा गया था। ये जनरेटर उनके सभी डिवाइसेस को लगातार बिजली देने वाला था। जैसे ही जनरेटर चालू होता है, बाकी 3 लोग एंगल ग्राइंडर निकालकर दीवार काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे बड़े हथौड़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वे पूरी ताकत से लगातार दीवार पर वार करते हैं। केवल कुछ ही मिनटों में वे बाहरी ईंटों की दीवार को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इस समय तक पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। दिलचस्प बात यह थी कि बैंक का अलार्म सिस्टम लगातार बज रहा था। बैंक के एक कर्मचारी ने सुझाव भी दिया कि इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन इलाके की घेराबंदी में लगे पुलिस अधिकारी ने इस चेतावनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। उधर चोरों ने बाहरी दीवार हटाने के बाद उसके पीछे मौजूद मजबूत कंक्रीट की परत तक पहुंच बना ली थी। अब वे एक और ड्रिल मशीन लेकर आते हैं ताकि अगले फेज का काम शुरू किया जा सके, लेकिन यह काम बहुत पेशेंस मांगने वाला था। ड्रिलिंग के दौरान काफी तेज आवाज निकलती थी और यही आवाज उन्हें पुलिस के सामने बेनकाब कर सकती थी। इसलिए गैंग का एक सदस्य कोरालेस बाहर निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। उसका काम था पुलिस की हर हरकत पर नजर रखना। जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती दिखाई देती, वह तुरंत अपने साथियों को मशीन बंद करने का संकेत देता। इसी दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम आगे बढ़ चुका था। सारा गंदा पानी निकाल दिया गया था और ट्रांटर अपने साथियों के साथ स्पेशल इक्विपमेंट लेकर दोबारा बॉम्ब के पास पहुंचते हैं। वह सावधानी से मिट्टी हटाते हैं और तभी उन्हें बम के ऊपर लगा एक प्रेशर डेटोनेटर दिखाई देता है। ट्रांटर बहुत ध्यान से उसकी जांच करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक प्रेशर डेटोनेटर अभी भी सही हालत में मौजूद है और पूरी तरह खराब नहीं हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात कुछ और थी। जांच को आगे बढ़ाने पर ट्रांटर को पता चलता है कि बॉम्ब में केवल प्रेशर डेटोनेटर ही नहीं लगा हुआ था, उसके अंदर एक टाइमर डेटोनेटर भी छिपा हुआ था। ये खोज सभी के लिए बेहद चिंता की बात थी। स्थिति की गंभीरता समझने के लिए ट्रांटर एक स्पेशल सुनने वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वह इक्विपमेंट की मदद से अंदर की आवाज सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें साफ सुनाई देता है कि टाइमर अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह था कि बम किसी भी समय फट सकता था और किसी को यह नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है। ट्रांटर का सहायक तुरंत यह जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। वहां मौजूद अधिकारी भी यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर किसी भी समय एक्सप्लोजन हो सकता था। मौत के इतने करीब खड़े होने के बावजूद ट्रांटर हिम्मत नहीं हारते। वह तेजी से एक मैग्नेटिक टाइमर इंटरसेप्टर निकालते हैं और उसे बम पर लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद वह मजबूत सिक्योरिटी शील्ड के पीछे चले जाते हैं और सभी लोग सांस रोककर रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी को राहत मिलती है, क्योंकि इंटरसेप्टर टेम्पोरेरी टाइमर की गिनती को रोक देता है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं था, ये केवल थोड़े समय की राहत थी, जबकि असली समस्या अब भी उनके सामने मौजूद थी। स्थिति का एनालिसिस करने के बाद ट्रांटर बताते हैं कि सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि पहले बम के आसपास एक मजबूत एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाई जाए और उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जाए। लेकिन पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 घंटे लगने वाले थे। दूसरी तरफ बैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चोर भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। वे कंक्रीट की परत को सक्सेसफुली पार कर चुके थे और अब अंतिम स्टील की परत को काटने के लिए वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों तरफ के लोग समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। एक तरफ ट्रांटर और उनकी टीम शहर को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ चोर हर मिनट का फायदा उठाकर बैंक तक पहुंचने में लगे हुए थे। दोनों जगह हर सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम में एक नया आया मेंबर एक अजीब बात नोटिस करता है। वह देखता है कि बॉम्ब की सरफेस पर एक हिस्सा बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। आसपास के पूरे हिस्से पर जंग लगी हुई थी, लेकिन वह छोटा सा हिस्सा बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह बम काफी समय से जमीन के नीचे दबा हुआ है, इसलिए वह अपनी यह बात ट्रांटर को बताता है। लेकिन ट्रांटर को लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान किसी मशीन ने गलती से उस हिस्से को रगड़ दिया होगा, इसी वजह से वह चमकदार दिखाई दे रहा है। इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। उधर बैंक में घुसने वाले लोग आखिरकार स्टील की दीवार भी तोड़ने में सफल
पागल हो जाते हैं। जैसे ही वे वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, सबसे पहले कैमरों पर धुंध जैसा स्प्रे करते हैं ताकि उनकी वीडियो रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद वे अंदर रोशनी की अरेंजमेंट करते हैं और रॉबरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी होश उड़ा देने वाली फिल्में पसंद आती हैं जहां हर मिनट कहानी नया मोड़ लेती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल कौन सा लगा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। वॉल्ट के अंदर उन्हें काफी सोना भी मिलता है, लेकिन सोना बहुत भारी था और उसे लेकर भागना आसान नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसे वहीं छोड़ देते हैं और नकद पैसों और छोटे कीमती गहनों पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का नया सदस्य अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगातार लग रहा था कि बॉम्ब में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह एक बार फिर ट्रांटर को बुलाकर उस चमकदार हिस्से को ध्यान से देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही दोनों दोबारा बम की जांच करने लगते हैं, तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। जो टाइमर पहले रुक चुका था, वह अचानक फिर से चलना शुरू हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इस नई समस्या की वजह से एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ जाता है। अब उनके पास समय बहुत कम बचा था। हालात को देखते हुए ट्रांटर एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला करते हैं। उनकी योजना थी कि बम के डेटोनेटर में सावधानी से ड्रिल करके एक स्पेशल फ्लूइड्स अंदर डाला जाए। अगर यह लिक्विड सही जगह पहुंच जाता तो अंदर की मैकेनिकल सिस्टम जाम हो जाती और बम डिफ्यूज हो सकता था। अब यह उनके लिए आखिरी ऑप्शन बची थी। जैसे ही ट्रांटर और उनकी टीम इस खतरनाक प्रोसेस की तैयारी शुरू करती है, उसी समय पुलिस को भी कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। पूरे इलाके की बिजली पहले ही काटी जा चुकी थी और हर रास्ता बंद था। फिर भी निगरानी कर रहे ड्रोन को दो अलग अलग हीट सोर्सेज दिखाई देते हैं। पहला सोर्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम थी, लेकिन दूसरा सोर्स कौन था ये किसी को समझ नहीं आता। ये जानकारी मिलते ही कमांडर ग्रीनफील्ड बेचैन हो उठती हैं। उन्हें डर था कि कहीं कोई नागरिक अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फंसा न हो। अगर ऐसे समय में विस्फोट हो जाता तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए वह तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश देती है। उधर बैंक के अंदर मौजूद चारों चोर पूरी तेजी से काम कर रहे थे। वे एक एक करके सभी सिक्योरिटी लॉकर्स खोल रहे थे और उनमें मौजूद कीमती सामान अपने बैग में भर रहे थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसी दौरान कोरालिस भी अंदर पहुंच जाता है। वह सीधे वॉल्ट के एक कोने में रखी एक खास अलमारी की तरफ बढ़ता है। बाकी लोगों से अलग उसका ध्यान किसी विशेष चीज पर पड़ता है। वह सावधानी से अलमारी खोलता है और उसके अंदर रखा एक ऑब्जेक्ट निकालकर अपने पास रख लेता है। गैंग का लीडर यह सब देखता है लेकिन हैरान नहीं होता। वह केवल इशारा करके कोरालिस को वह सामान बाकी लूट के साथ रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद कमांडर ग्रीनफील्ड द्वारा भेजे गए पुलिस अधिकारी अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं। कोरालिस बाहर से यह सब देख लेता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पुलिस इमारत की तलाशी लेने वाली है, वह तुरंत अपने साथियों को चेतावनी देता है। वह सभी को जल्दी काम खत्म करके निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है। इमारत से बाहर निकलते समय कोरालिस की मुलाकात अचानक एक पुलिस अधिकारी से हो जाती है। पुलिस अधिकारी उसे रुकने और जांच के लिए तैयार रहने का इशारा करता है, लेकिन कोरालिस बिना एक पल गंवाए मुड़ता है और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। उसका यह व्यवहार पुलिस को तुरंत शक में डाल देता है। उधर अंदर मौजूद बाकी चोर भी बाहर के शोर को सुन लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पूरा गैंग तुरंत पीछे हटने की तैयारी शुरू कर देता है। और तभी अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बम का चलता हुआ टाइमर अचानक झटके से पूरी तरह रुक जाता है। ये देखकर इंसिडेंट साइट पर मौजूद हर व्यक्ति कुछ समय के लिए सन्न रह जाता है। बम का टाइमर अचानक रुक जाने की वजह से वहां मौजूद सभी लोग कुछ समय के लिए हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अभी क्या हुआ है। सौभाग्य से उस समय विस्फोट वाली जगह के आसपास कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, इसलिए केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आती हैं और एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। दूसरी तरफ चारों चोर दोबारा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और यह तय करते हैं कि अब तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। सब कुछ जांचने के बाद वे दो अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं और दो दिशाओं में भागने की योजना बनाते हैं। पहला ग्रुप मेन दरवाजे से बाहर निकलकर पहले से तैयार खड़ी एक गाड़ी तक पहुंचता है। उनका काम था बाकी साथियों का इंतजार करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां से निकल जाना, जबकि दूसरा ग्रुप इमारत की छत की तरफ दौड़ पड़ता है। उनके पास लूट से भरे दो बड़े बक्से थे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में सामान लेकर घूमना बहुत जोखिम भरा था। अगर वे पुलिस के हाथ लग जाते तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, इसलिए उन्होंने पहले से एक अलग योजना तैयार कर रखी थी। कुछ ही देर में दो ड्रोन एक के बाद एक उड़ान भरते हैं। दोनों ड्रोन उन बक्सों को लेकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार
वे सामान को एक मिडलैम तक पहुंचा देते हैं जो आगे की अरेंजमेंट करने वाला था। इधर बाकी दो चोर पहले से तय किए गए एक नकली कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचते हैं। वहां से वे नीचे सीवर में उतर जाते हैं और उसी रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान कमांडर ग्रीनफील्ड को कुछ गड़बड़ी का एहसास हो जाता है। पुलिस तुरंत पीछा शुरू करती है। हालांकि दोनों चोर सामान सौंपने के बाद पुलिस को काफी दूर तक घुमाते रहते हैं। फिर मौका मिलते ही वे दोबारा अंडरग्राउंड पाइप्स के अंदर घुस जाते हैं। इलाके की पूरी जानकारी होने की वजह से वे पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। पीछा करने वाले अधिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाते और आखिरकार दोनों चोर सुरक्षित रूप से अपने साथियों की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वे पहले ड्रोन के जरिए भेजे गए लूट के सामान को भी वापस हासिल कर लेते हैं। अब तक उनकी पूरी योजना लगभग सफल दिखाई दे रही थी। उधर विस्फोट की घटना के बाद भी बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का नया सदस्य अपनी शक नहीं छोड़ता। उसे अब भी लगता था कि बम में कुछ असामान्य जरूर है, इसलिए वह ट्रांटर को सुझाव देता है कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस का केमिकल टेस्ट करवाई जानी चाहिए। इस बार ट्रांटर उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। वह सहमति जताते हैं और दोबारा जांच कराने का फैसला करते हैं। इसके बाद वह कमांडर ग्रीनफील्ड को इस बारे में जानकारी देते हैं ताकि बम के हिस्सों की विस्तार से जांच की जा सके। उसी समय एक पुलिस अधिकारी उन निशानों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहां से चोरों की एक्टिविटीज शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर वह देखकर हैरान रह जाता है कि बैंक का वॉल्ट लगभग खाली किया जा चुका था। वह तुरंत यह खबर कमांडर ग्रीनफील्ड तक पहुंचाता है। यह सुनते ही उन्हें समझ आ जाता है कि पूरा मामला केवल बम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी बैंक डकैती भी हुई है। कमांडर ग्रीनफील्ड तुरंत आदेश देती हैं कि सभी मेन सड़कों और चौराहों पर चेकिंग शुरू कर दी जाए, लेकिन तब तक चोर काफी आगे निकल चुके थे और मेन सड़क पार पहुंच चुके थे। रास्ते में कोरालेस एक बार फिर गैंग के नेता से वह खास डिब्बा मांगता है जिसे वह पहले से अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद सभी लोग पहले से तैयार किए गए पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की जांच चौकियों से आसानी से गुजर जाते हैं। जब तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर यह पहचान पाती कि यह लोग वाटर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का भेष बनाकर घूम रहे थे, तब तक वे काफी दूर निकल चुके होते हैं। वे एक पुल के नीचे रुकते हैं और तेजी से अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते हैं। इसके बाद वे गाड़ी पर बने वाटर डिपार्टमेंट के निशान को भी पानी से साफ कर देते हैं। सारी पहचान मिटाने के बाद वे तेज रफ्तार से हाईवे की तरफ निकल जाते हैं और पुलिस की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबरी वाली जगह की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद कमांडर ग्रीनफील्ड अपने अधिकारियों को आदेश देती हैं कि अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों की जानकारी निकाली जाए। खास तौर पर वह रहीम और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी मंगवाती हैं। उसी समय रहीम और उसका परिवार पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि अगली सुबह उनकी एक फ्लाइट है और उन्हें अपना सामान लेने के लिए अपार्टमेंट के अंदर जाना जरूरी है। अब जबकि विस्फोट का खतरा खत्म हो चुका है, इसलिए वे अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। जब पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि रहीम उसी इमारत के एक फ्लैट में रहता है, तो वह तुरंत उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कहानी फिर से ट्रांटर की ओर मुड़ती है। यह पूरी घटना अब सीनियर ऑफिशियल्स तक पहुंच चुकी थी। सभी जानकारी मिलने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ट्रांटर से सवाल करता है कि जब पहली बार बॉम्ब में शक वाली बात सामने आई थी, तब उन्होंने तुरंत कमांड सेंटर को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। ट्रांटर जवाब देते हैं कि यह शक सबसे पहले उनके द्वारा नहीं, बल्कि टीम के एक नए सदस्य द्वारा जताया गया था। इसके अलावा उस समय उनका पूरा ध्यान बम को डिफ्यूज करने पर लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने उस बात को तुरंत आगे नहीं बढ़ाया। काफी विचार करने के बाद सीनियर ऑफिसर्स फैसला लेते हैं कि इस छोटी सी गलती के लिए ट्रांटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामला वहीं समाप्त कर दिया जाता है। उधर चोर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे। उनका इरादा लूट का सामान आपस में बांटना और फिर अलग अलग होकर गायब हो जाना था, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। यहीं पर बाकी लोगों को पहली बार पता चलता है कि कोरालेस बैंक से आखिर क्या लेकर आया था। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि बिना कटे हुए बेहद कीमती नेचुरल डायमंड्स का एक बड़ा कलेक्शन था। कोरालेस सभी को बताता है कि इन हीरों की कीमत कम से कम $30 मिलियन है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये हीरे अभी तक कटे या तैयार नहीं किए गए थे। इसका मतलब था कि इन्हें बाद में आसानी से बेचा जा सकता था और इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसके बाद कोरालेस बाहर जाकर एक फोन कॉल करता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर रहा था जो इन हीरों को बेचने और सबूत मिटाने में मदद कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। अचानक कुछ अजनबी लोग उस घर में घुस आते हैं। चोर उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे संख्या और ताकत दोनों में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में
सभी को काबू कर लिया जाता है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब साफ हो जाता है कि यह पहले से रचा गया जाल था। किसी ने इन चोरों की जानकारी दूसरे गैंग तक पहुंचा दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि कोरालेस खुद था। असल में इस नए गैंग का लीडर वही व्यक्ति था जिससे कोराल्स ने पहले सीक्रेटली संपर्क किया था। दूसरी तरफ पुलिस जांच में यह भी सामने आता है कि बेसमेंट की चाबियों की जिम्मेदारी रहीम के पास थी। इसीलिए पुलिस रहीम और उसके पूरे परिवार को बयान दर्ज कराने के लिए जाती है। रहीम का परिवार माइग्रेंट था, उसके माता पिता इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इसीलिए पुलिस से बातचीत करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। पूछताछ के दौरान रहीम बताता है कि कुछ दिन पहले 2 आदमी उसके घर आए थे। उन्होंने सुरक्षा वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी थे। उन लोगों ने कहा कि उन्हें बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्क का सामान रखना है, इसलिए चाबियां चाहिए। रहीम बताता है कि वह किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से विवाद नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी शक के चाबियां उन्हें दे दी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके बाद इतनी बड़ी बैंक रॉबरी होने वाली है। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद यह मान लेती है कि रहीम का इस मामले में सीधा हाथ नहीं है, इसलिए उसे वापस घर जाकर अपना सामान पैक करने की परमिशन दे दी जाती है। रहीम को वापस घर जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन उस समय तक इलाके की बिजली अभी भी नहीं आई थी, लिफ्ट बंद थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों को उसके परिवार के बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों से ऊपर पहुंचाने में मदद करनी पड़ती है। दूसरी तरफ कोरालिस की कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में उसने नए गैंग के लीडर के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार बाकी सारे गहने और नगद पैसे नए गिरोह को मिलने वाले थे, जबकि हीरे केवल कोरालिस के पास रहने वाले थे। लेकिन कोरालिस ने इंसानी लालच को कम आंका था। जैसे ही नए गैंग के लीडर को हीरों की असली कीमत का अंदाजा हुआ, उसने पहले एक हीरा मांग लिया। कोरालिस ने कुछ सोचकर तुरंत हामी भर दी। हालांकि अगले ही पल लीडर ने एक और हीरा मांग लिया। ये सुनकर कोरालिस को बुरा लगने लगा, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कुछ देर बाद वह लीडर और ज्यादा लालची हो गया और आधे हीरे मांगने लगा। ये सुनते ही कोरालिस का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच वहीं पर बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बहस के दौरान एक बेहद कीमती हीरा अचानक टूटकर बारीक पाउडर में बदल गया। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि हीरा दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों में से एक माना जाता है। नए गैंग के लीडर को तुरंत शक हो गया। उसने समझ लिया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसकी नजर सीधे कोराल्स पर टिक गई। दूसरी तरफ कोराल्स भी घबरा गया और बाकी हीरों को एक एक करके जांचने लगा, लेकिन नतीजा और भी चौंकाने वाला था। सभी हीरे नकली निकले। यह देखते ही कोरालिस पूरी तरह बेकाबू हो गया और लगातार गुस्से में चिल्लाने लगा। हालांकि नया गैंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उनका मानना था कि कोरालिस हीरों का एक्सपर्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने हीरे लेने के बाद उन्हें जांचा ही ना हो। उन्हें पूरा यकीन था कि असली हीरे पहले ही बदल दिए गए हैं और इस पूरी चाल के पीछे कोरालिस का हाथ है। इसीलिए गैंग का लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि कोरालिस को पकड़कर मेज पर दबा दिया जाए। उसके बाद भी कोरालिस बार बार यही कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब उसकी लेफ्ट रिस्ट तोड़ दी जाती है, तब भी वह असली हीरो का पता नहीं बताता। इसके बाद उसकी दूसरी रिस्ट को भी चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन फिर भी कोरालिस कुछ नहीं बोलता। ये देखकर गैंग का लीडर और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वह फैसला करता है कि कोरालिस को एक अलग जगह ले जाकर उससे सच्चाई निकलवाई जाएगी। इसलिए उसके आदमी कोरालिस को गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और पूरा गैंग वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट और ट्रांटर अपने साथियों के साथ एक सफल कैंपेन के बाद जश्न मना रहे होते हैं। वह अपने साथियों के साथ ड्रिंक करता है और फिर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता हो। कुछ ही समय बाद ट्रांटर को उनके सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि बम के आसपास से लिए गए मिट्टी के सैंपल्स की जांच पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट सुनते ही ट्रांटर का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जांच में पता चलता है कि शहर के बीचों बीच मिला हुआ बम कोई पुराना वॉर टाइम का बम नहीं था। वह मॉडर्न एक्सप्लोसिव्स से बनाया गया एक नकली बम था, जिसे पुराना दिखाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आता है कि उस बम को बनाने में इस्तेमाल हुए कुछ पदार्थों का संबंध सीधे मिलिट्री सोर्सेज से जोड़ा जा सकता है। अब धीरे धीरे पूरे रहस्य से पर्दा उठने लगा था। शुरुआत से लेकर आखिर तक बम का पूरा मामला एक सोची समझी साजिश था। इस नकली बम का मकसद केवल बैंक रॉबरी को छिपाना था, ताकि पुलिस का पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे। ऐसे में ट्रांटर की पिछली कई हरकतें भी सस्पिशियस लगने लगती हैं। दूसरी तरफ कहानी फिर उन चोरों की ओर जाती है जिन्हें नए गैंग ने बांधकर बंद कर दिया था। पुराने गैंग का लीडर पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सियां काटने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह बाकी साथियों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद लीडर गाड़ी से एक टैबलेट निकालता है। तभी पता चलता है कि वह शुरू से ही कोराल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। इसी वजह से उसने पहले से कुछ निगरानी की व्यवस्था कर रखी थी। अब वे दो गाड़ियों में बैठकर कोरालिस का पीछा शुरू कर देते हैं। उधर कोरालिस गाड़ी की डिग्गी में बंद था। वह एक तरफ अपने दुश्मनों से दया की भीख मांगने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ
चुपके से अपने फोन से मदद का संदेश भेज रहा था। उसने अपने साथ अपनी प्रेजेंट लोकेशन भी भेज दी थी। उसी समय दूसरी तरफ रहीम पुलिस की नजर बचाकर अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक गमले के अंदर छिपा हुआ कागज का बैग निकालता है। वह उस बैग को सावधानी से अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। असली हीरो को बदलने वाला व्यक्ति करालिस था और उसने यह काम पहले से रहीम के साथ मिलकर किया था। ड्रोन की मरम्मत के दौरान मिले मौके का फायदा उठाकर दोनों ने असली हीरो की जगह नकली हीरे रख दिए थे। इसके बाद रहीम असली हीरे निकालता है और उन्हें एक सूटकेस के हैंडल के अंदर बहुत सावधानी से छिपा देता है। वह ग्लू की मदद से उन्हें मजबूती से चिपका देता है ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद पूरा परिवार अपनी फ्लाइट पकड़ता है और सक्सेसफुली देश छोड़ देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच में लगी हुई थी। गहराई से जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि करालिस का कई साल पहले हीरो की चोरी और स्मगलिंग से संबंध रहा है। उसके खिलाफ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद थे। पुलिस तुरंत सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज जांचती है और श्योर हो जाती है कि करालिस असल में रॉबरी करने वाले गैंग का हिस्सा था। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का नया सदस्य भी अपनी शंका छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे बार बार टाइमर का चालू होना और फिर रुक जाना बेहद अजीब लग रहा था। इसलिए उसने टेस्ट वाले इक्विपमेंट को अलग करके उसकी गहराई से जांच की। जांच के दौरान उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। किसी ने उस इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ की थी और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ट्रांटर था। वही व्यक्ति जिसने बार बार उसे सीनियर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने से रोका था। ये सच्चाई सामने आते ही नया सदस्य तुरंत कमांडर ग्रीनफील्ड को सारी जानकारी देता है। उधर रॉबरी करने वाले पुराने साथी भी आखिरकार कोरालिस तक पहुंच जाते हैं। वे अपनी 2 गाड़ियों से दुश्मनों की गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और जबरदस्ती उसे रोक देते हैं। अंदर बैठे लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उनके पास मौजूद इकलौती बंदूक भी तुरंत छीन ली जाती है। उसी समय गाड़ी की डिग्गी में बंद कोरालिस को बाहर से 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर उसे लगता है कि शायद उसके पुराने साथी उसे बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब डिग्गी खुलती है और वह बाहर मौजूद लोगों को देखता है तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसके सामने उसके पुराने साथी खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। गैंग का लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि कोरालिस को बाहर घसीट कर लाया जाए। वह उसे अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं देता। इसके बाद वह कोरालिस के सिर पर एक प्लास्टिक का बैग कस कर चढ़ा देता है। धीरे धीरे कोरालिस की सांस रुकने लगती है। वह मौत के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन ठीक उसी समय कोई उसकी जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वह व्यक्ति ट्रांटर होता है। यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। असल में इस पूरी बैंक डकैती के पीछे ट्रांटर ही अंदर का आदमी था। बम से जुड़े डिवाइसेस में जो बदलाव किए गए थे और टाइमर को जब चाहे चालू या बंद किया जा सकता था, ये सब उसी की योजना का हिस्सा था। दूसरी तरफ पुलिस भी कोरालिस की पहचान पूरी तरह पता कर चुकी थी, इसलिए तुरंत एयरपोर्ट्स को सूचना भेजी जाती है ताकि उसे भागने से पहले रोका जा सके। उसी समय बॉम्ब डीएक्टिवेट करने वाली टीम का नया सदस्य पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं होता, इसलिए वह केवल अपने डाउट्स अधिकारियों के सामने रखता है। लेकिन तभी उसकी नजर रहीम की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही वह उसे पहचान लेता है। रहीम पहले अफगानिस्तान में ट्रांटर के साथ ट्रांसलेटर के रूप में काम कर चुका था। इतना ही नहीं, ट्रांटर ही वह व्यक्ति था जिसने रहीम और उसके पूरे परिवार को इस देश में बसने में मदद की थी। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस को समझ आने लगता है कि मामला कितना गहरा है। उधर कोरालिस और ट्रांटर अब अलग अलग रास्तों से भाग रहे होते हैं। कोरालिस पहले से बुक किए गए एक होटल में पहुंचता है। वहां वह अपने कपड़े बदलता है और फिर बिल्कुल सामान्य पैसेंजर की तरह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि बहुत से लोग उसकी तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वह अपने तय किए गए गेट की तरफ नहीं जाता। इसके बजाय वह एक सुनसान काउंटर पर पहुंचता है और एक दूसरा पासपोर्ट दिखाकर सक्सेसफुली अपनी यात्रा का प्रोसेस पूरी कर लेता है। दूसरी तरफ ट्रांटर एक हवाई अड्डे पर पहुंच चुका होता है। वहां से वह एक निजी विमान में बैठता है और देश छोड़कर दूर निकल जाता है। जब पुलिस की टीम ट्रांटर के घर पहुंचती है तब तक वहां कोई नहीं होता। पूरा घर खाली पड़ा होता है। हालांकि वहां मिले कुछ इक्विपमेंट और एक नोटबुक ये साबित करने के लिए काफी थे कि नकली बम की पूरी योजना का असली मास्टरमाइंड ट्रांटर ही था। कुछ समय बाद ट्रांटर, कोरालिस और रहीम तीनों टर्की के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहीं से उनके पास्ट की कहानी सामने आती है। ट्रांटर, कोरालिस और रहीम के बीच का रिश्ता आज का नहीं था। उनकी कहानी लगभग 9 या 10 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय कोरालिस हीरो की चोरी करते हुए पकड़ा गया था और उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में ले जाया जा रहा था। उसी इलाके में ट्रांटर एक मिलिट्री मिशंस पर तैनात था, जबकि रहीम उसके साथ ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रहा था। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान
वे आतंकवादियों के हमले में फंस जाते हैं। हमले से बचने की कोशिश में ट्रांटर और रहीम गलती से एक प्रेशर माइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर वे वहां से हिलते तो तुरंत एक्सप्लोजन हो सकता था। उसी समय कोरालिस को ले जा रहा काफिला भी वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी एक एक्सप्लोजन का शिकार हो जाती है और वहीं नष्ट हो जाती है। इसके बाद दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कोरालिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुलाकात ट्रांटर से हो जाती है। उसके पीछे दुश्मन लगे हुए थे और नीचे माइन दबी हुई थी। ऐसे में बचने का एक ही रास्ता था, उसे ट्रांटर के निर्देशों का पालन करते हुए माइन को डीएक्टिवेट करना था। मजबूरी में तीनों एक टेम्पोरेरी टीम बना लेते हैं। रहीम दुश्मनों पर गोलीबारी करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वहीं कोरालिस ट्रांटर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए धीरे धीरे माइन को इनएक्टिव करने में लग जाता है। काफी संघर्ष के बाद दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाता है और आखिरकार माइन भी सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो जाती है। इस जीवन और मौत के अनुभव के बाद तीनों के बीच गहरा भरोसा बन जाता है। समय बीतने के साथ कोरालिस अपने पुराने अपमान और बदले की भावना को नहीं भूल पाता। आखिरकार कोरालिस वही बैंक रॉबरी की पूरी योजना बनाता है। दूसरी तरफ रहीम और ट्रांटर भी उसका साथ देने का फैसला करते हैं। तीनों मिलकर ऐसी योजना तैयार करते हैं जिसमें नकली बम के जरिए पूरे शहर का ध्यान भटकाया जा सके। उनकी योजना सफल हो जाती है और आखिरकार असली हीरे उनके हाथ लग जाते हैं। इसके बाद तीनों हीरों को बेचने के लिए एक बड़े सौदे में शामिल होते हैं। सौदा पूरा होते ही बहुत बड़ी रकम उनके खातों में पहुंच जाती है। पैसे को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और तीनों को करोड़ों डॉलर्स मिलते हैं। इसके बाद वे अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। इस तरह यह पूरी कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। एक नकली बम से शुरू हुई यह घटना करोड़ों डॉलर्स की रॉबरी और कई साल पुराने रिश्तों के रहस्य तक पहुंच जाती है। अगर आपको भी ऐसी रोमांचक और दिमाग घुमा देने वाली फिल्में पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।